So last time we were studying Raktagulma. Gulma का एक प्रकार रक्तगुल्म. रक्तगुल्म occurs only in females. कारण यह है कि वो डिपेंडेंट होती है, पति सेवा में रत होती है, इसीलिए उससे वेग धारण हो जाता है. या फिर आम गर्भ का बार बार स्राव होने से, हैबिचुअल अबॉर्शंस होने से भी रक्तगुल्म की उत्पत्ति हो सकती है. और वात प्रकोपक आहार विहार अगर ऋतुकाल में वो करती है तब भी वो रक्तगुल्म में कन्वर्ट हो सकता है, रोग रक्तगुल्म हो सकता है. इसकी संप्राप्ति बहुत ही सिंपल है. वायु कुपित होकर योनि मार्ग में चला जाता है, आर्तव को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है. और ये जो अवरुद्ध आर्तव है, रुका हुआ आर्तव है, वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, जिससे रक्तगुल्म उत्पन्न होता है. तो ये रक्तगुल्म का निदान और संप्राप्ति बताया गया है. इसके बाद हम देखेंगे रक्तगुल्म के लक्षण. तो रक्तगुल्म का सबसे मेन लक्षण ये है कि सिम्टम्स इंक्लूड दोज सिमिलर टू गर्भिता. जैसे गर्भिणी में सिम्टम्स आते हैं, सेम सिम्टम्स रक्तगुल्म में भी आते हैं. जैसे शूल है या वमन है, अरुचि है, अपाक है, अंगमर्द है, निद्राधिक्य है, आलस्य, मुख प्रसेक, स्थैमित्य, ये जो सब सिम्टम्स हैं ये गर्भिणी में भी दिखते हैं. कास, अतिसार, ये दो लक्षण गर्भिणी में नहीं दिखते, लेकिन बाकी सब लक्षण जो हैं वो गर्भिणी में दिखते हैं. तो सिर्फ कास और अतिसार से अलग समझना नहीं चाहिए. रक्तगुल्म का सबसे बेसिक सिम्टम उन्होंने बाद में चिकित्सा स्थान में बताया है कि रक्तगुल्म में क्योंकि गुल्म होता है, बच्चा तो होता नहीं, तो स्पंदन, गर्भ स्पंदन जो है वो रक्तगुल्म में नहीं होता. स्पंदन इज आइदर हार्ट बीट या ऑल इज वेल, मूवमेंट ऑफ द फीटस. तो मूवमेंट ऑफ द फीटस और हार्ट बीट, ये दो चीजें रक्तगुल्म में नहीं होती. बाकी सभी चीजें, बाकी सभी लक्षण रक्तगुल्म में उपस्थित होते हैं. तो गर्भिता के जैसे बाहर स्तनमंडल कृष्ण हो जाते हैं. बिकॉज स्तनमंडल कृष्ण मतलब स्तन के आजू बाजू जो एरियोला टिश्यू है, एक तो निप्पल होता है, निप्पल के आजू बाजू एरियोला होता है. तो ये जो एरियोला होता है वो पिंक से ब्राउनिश ब्लैक होना चालू हो जाता है. दूध भी कभी कभी किसी को आ सकता है. ग्लानी, मूर्छा, रुल्लास मतलब मिचली, ड्राई वॉमिटिंग, पादशोथ, पाँव में सूजन, योनि विस्तार, योनि दुर्गंध, स्पंदन, ये सब चीजें जो हैं, गर्भ स्पंदन नहीं है, सिर्फ स्पंदन, योनि का स्पंदन. तो ये सब चीजें गुल्म में गर्भिता के जैसी ही दिखती हैं. तो यहाँ याद रखने जैसी एक चीज और है जो चिकित्सा स्थान में उन्होंने गुल्म चिकित्सा में बताई है. रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम. सिर्फ एक ही व्याधि है जो जितना पुराना उतना सुख साध्य. देखो बाकी कास है, श्वास है, ये सब उदर है, ये जितने व्याधियां हैं ये जितने ज्यादा देर तक बिना चिकित्सा के रह जाती है, जितनी ज्यादा देर तक बिना चिकित्सा के रह जाती हैं उतनी ये असाध्य होती जाती है. असाध्य मतलब साध्य से कृत साध्य, कृत साध्य से याप्य और याप्य से असाध्य होती जाती है. लेकिन सिर्फ एक ही व्याधि है रक्तगुल्म, जो जितनी पुरानी उतनी ज्यादा साध्य, जितनी पुरानी उतनी ज्यादा साध्य. रक्तगुल्म को मैंने पहले भी कहा था कि हम कंपेयर कर सकते हैं या तो यूटेराइन पॉलिप से या तो यूटेराइन फाइब्रॉइड से. ऑफ कोर्स आज की तारीख में यूटेराइन पॉलिप और यूटेराइन फाइब्रॉइड जो है ये ज्यादा जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं. कारण ये है कि जैसे ही थोड़े बहुत सिम्टम हमको या पेशेंट में दिखाई देते हैं तो डॉक्टर तुरंत क्या लिख के दे देता है, सोनोग्राफी. और सोनोग्राफी में हम यूटेराइन पॉलिप या यूटेराइन फाइब्रॉइड बहुत जल्दी डिटरमाइन कर लेते हैं या बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं. इस जमाने में सोनोग्राफी होती नहीं थी. तो इस जमाने में जब रक्तगुल्म डायग्नोस होता था तो वो बहुत बड़ा हुआ होता था, इसीलिए वो गर्भिणी के सब लक्षण उसमें दिखते थे. पेट बढ़ जाना,
स्तनमंडल। और फाइब्रॉइड और पॉलिप आर बोथ फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऑफ द फीमेल हार्मोन्स। और शायद इसीलिए फीमेल हार्मोन कम हो जाने की वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन साइकिल में कमी और अधिक हो जाने की वजह से ये सब गर्भिणी के लक्षण उसमें, बिकॉज ये सब लक्षण किससे आते हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू हार्मोन्स। तो इसीलिए शायद ये लक्षण दिखा करते थे। आज की तारीख में आपको ये सब लक्षण वाला रक्त गुल्म नहीं दिखता। उसका कारण ये है कि वी हैव डायग्नोस्ड इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, तो रक्त गुल्म जितना पुराना उतना सुख साध्य बताया गया है। तो पेशेंट्स हु कम टू मी फॉर अ यूटेराइन फाइब्रॉइड और अ यूटेराइन पॉलिप, व्हाट आई एडवाइज देम इज, एलोपैथी में चला जाएगा तो एलोपैथी वाले बोलते हैं आप निकाल दो, इफ यू आर नॉट ऑफ अ चाइल्ड बेयरिंग एज आप निकाल दो, यूटेरस ही निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यूटेरस निकालने को कहते हैं, लेकिन और बहुत टाइम तो वो यूटेरस निकालते निकालते ओवरीज भी निकाल देते हैं, क्यों मालूम पता नहीं। ओवरी इज द फीमेल हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो भी निकाल देते हैं। उसके बाद सीवियर हार्मोनल डिप्रेशन में चली जाती है, मेंटल नहीं हार्मोनल डिप्रेशन, उसमें पेशेंट चली जाती है। तो व्हाट आई एडवाइस इज, जब तक आपको इस चीज से, दिस इज अ फाइंडिंग, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ फाइंडिंग, आपके यूटेरस में फाइब्रॉइड हो गया है ऐसा पेशेंट को समझ में आया है, तो फाइंडिंग को जब तक हो सके आई ट्राई देम टू पोस्टपोन द ऑपरेशन। जब तक बहुत तकलीफ नहीं होती, जब तक कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ट्राई टू पोस्टपोन, क्योंकि लास्ट में तो अपने हाथ में है ही कि यूटेरस को हम कभी भी निकाल ही सकते हैं। राइट नाउ द सर्जरी हैज बिकम वेरी एडवांस्ड। ठीक है, तो रक्त गुल्म पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम, जितना पुराना रक्त गुल्म हो उतना ज्यादा सुख साध्य हो जाता है। प्रोबेबली आई हैव आल्सो सीन दैट बहुत टाइम ये हार्मोन साइकिल ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाता है और वो फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाते हैं अपने आप से ही। तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस दैट रक्त गुल्म को पुराण, मतलब जितना डिले कर सको उतना डिले करो, ये बताया गया है। एक और चीज मैंने देखी है कि जो फीमेल्स चाइल्ड बेयरिंग एज की होती है, फाइब्रॉइड कैन हैपन एट एनी स्टेज, इट कैन हैपन एट 18 इयर्स 20 इयर्स, किसी को भी। तो जो लोग भी चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, अभी बच्चा नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों में दैट फाइब्रॉइड डजंट, अनलेस एंड अनटिल इट इज इन द इंटरनल ऑस, नियर द इंटरनल ऑस, नीचे की तरफ यूटेरस के मुख की तरफ जब तक नहीं हो तब तक, यूजुअली पॉलिप्स एंड फाइब्रॉइड्स आर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द यूटेरस, ऊपर वाली भित्ति पे, अपर वॉल। रीजन, द अपर वॉल इज द मोस्ट थिकेस्ट वॉल बिकॉज इट विल एक्सपांड मोर ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग, तो सबसे थिक वॉल होता है। तो ये पॉलिप और फाइब्रॉइड यूजुअली अपर वॉल या पोस्टीरियर वॉल में ज्यादा होते हैं। तो बच्चे में वैसे भी कोई तकलीफ नहीं आती क्योंकि बच्चा अपने आप अंदर डेवलप हो जाता है और मुख से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड मुख के तरफ है, देन देयर विल बी अ चांस दैट बच्चा बाहर निकलने में कोई तकलीफ हो। तो अपर वॉल और पोस्टीरियर वॉल के जो फाइब्रॉइड्स हैं, दैट आई हैव सीन इवन डिसअपियरिंग आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड फाइब्रॉइड डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि यूटेरस अपनी साइज से 10 गुना बढ़ जाता है, तो फाइब्रॉइड भी खिंच जाता है। फिर जब नॉर्मल शेप में आना चालू हो जाता है तब ये फाइब्रॉइड वापस से आता ही नहीं है, मतलब the structure of the wall becomes normal. So all those who have fibroid before the childbearing age or during the childbearing age, हम उनको बोलते हैं कि आपके शादी के बाद शायद ये चला जाए। When you have a child, this may go away. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और जिसको फाइब्रॉइड है उसको बोलो कि एक 5वां बच्चा करो ताकि फाइब्रॉइड चला जाए, ऐसा मत करो। हाँ, तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज रक्त गुल्म। अब हम चलते हैं गुल्म के पूर्व रूप में। गुल्म के पूर्व रूप, ये सब रूप दिए हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में गुल्म के पूर्व रूप से गुल्म को डायग्नोस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। रीजन, यू सी द पूर्व रूप, अग्निमान्य, अरुचि, अपान, विषमाग्नि, भोजनोत्तर कंठ विदाह, वेग का अयोग, मतलब 2-2 4-4 दिन टॉयलेट नहीं होता, वेग नहीं आता, रोमांच और उदावरता, ये जो भी सिम्टम्स हैं
ये सब हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से नॉर्मली आते हैं। अग्निमांद्य, आज भूख नहीं है। अरुचि, अपा, खाना पचा नहीं। विषमाग्नि, कल भूख ज्यादा लगी थी, आज भूख कम लग रही है। कंठविदाह, भोजनोत्तर एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। वेग का अयोग, टॉयलेट ना होना, महीने में 1-2 बार 1-2 दिन तो शायद हो ही जाता है ऐसा। उदावर्त, गैस चढ़ना, डकार आना। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं ये यूजुअली हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से कॉमन हो गई। हाँ, ये जरूर है कि अगर यही सिम्टम्स कंटिन्यूअस आ रही हो, कंटिन्यूअस आ गई हो, तब गुल्म, मतलब इफ यू हैव इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन and it forms an acute abdomen, then you will have these symptoms continuously for probably 3 to 4 days before having an acute abdomen, or the severity of the symptom will increase. लेकिन सिर्फ एक बार अग्निमांद्य हुआ या एक बार कंठविदाह हुआ तो आप उससे पूर्व रूप से गुल्म को डायग्नोस नहीं कर सकते। एक बार आपको ज्यादा डकार आई या गैस ऊपर चढ़ गया तो उससे आप गुल्म डायग्नोस नहीं कर सकते। राइट नाउ ये उस टाइम पे था जब लाइफस्टाइल वाज वेरी मच रेगुलेटेड, जब ये अग्निमांद्य वगैरह चीजें बुरी मानी जाती थी या स्वास्थ्य चला गया ऐसी मानी जाती थी। आज के तारीख में तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको हफ्ते में 1 दिन तो भूख नहीं लगने वाली, हफ्ते में 1 दिन तो बहुत भूख लगने वाली है, विषमाग्नि होने वाली है। हफ्ते में कोई दिन अगर हमने ज्यादा तीखा खा दिया तो कंठविदाह होने ही वाला है। तो वी हैव एक्सेप्टेड दीज थिंग्स एज अवर रेगुलर लाइफ। ओके, गुल्म के पूर्व रूप के बाद हम देखते हैं गुल्म का साध्यासाध्य। कौन सा गुल्म साध्य है और कौन सा गुल्म असाध्य है। तो 5 प्रकार के गुल्म उन्होंने बता दिए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। इसको छोड़ के द्वंद्वज भी हैं, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, तो द्वंद्वज भी हैं गुल्म। लेकिन चरक कहते हैं कि मैंने इनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, जो वात और पित्त के लक्षण हैं वैसे ही लक्षण वात पित्तज में भी होने वाले हैं, जो पित्त और कफ के लक्षण हैं वैसे ही लक्षण पित्त कफज में होने वाले हैं। तो प्रकृति समसमवेत, मतलब जैसे जिसका प्रकृति है उस प्रकार के लक्षण दिखने वाले हैं, इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। लेकिन द्वंद्वज गुल्म का भी जिक्र चरक ने गुल्म निदान स्थान में किया है। त्रिदोषज गुल्म जो है उसको चरक ने असाध्य बताया। द्वंद्वज गुल्म अगर हो तो सबसे मेन दोष जिसका सबसे पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए वो वात बताया। मतलब अगर वात पित्तज गुल्म है तो सबसे पहले वात शामक चिकित्सा करनी है। गुल्म के जितनी भी चिकित्साएं हैं उसमें अलग अलग प्रकार के स्नेह बताए हैं। आप 3rd ईयर में जब जाएंगे तब आपको गुल्म चिकित्सा अध्याय होगा, उसमें गुल्म चिकित्सा के लिए अलग अलग प्रकार के घृत और तैल और अलग अलग प्रकार के स्नेह युक्त पदार्थ का वर्णन है। मधुर और आम्ल रस का वर्णन ज्यादा है, या मधुर आम्ल रस के वर्णन से वात की ये लास्ट वाला स्लाइड सिर्फ साध्य तो तक एग्जाम के लिए तो जब तक ये लास्ट वाला स्लाइड सिर्फ साध्य तो मतलब पहले 4 पॉइंट जो है वो एग्जाम के लिए है। इसके बाद जो द्वंद्वज है इसमें मतलब उसके बाद वाले जो हैं वो सब ट्रीटमेंट के लिए है। तो ट्रीटमेंट के लिए जो आते हैं वो 3rd ईयर के लिए हैं, 2nd ईयर के एग्जाम में नहीं आने वाले। मधुर और आम्ल रस जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उसका कारण ये है कि मधुर और आम्ल ये वात शामक है और गुल्म वात प्रधान व्याधि है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि मेजर सिम्टम्स हैव टू बी ट्रीटेड फर्स्ट।
मतलब अगर दाह ज्यादा है, पेशेंट दाह से तकलीफ हो रही है पेशेंट को, तो दाह का शमन करने की चिकित्सा करनी चाहिए। अगर शूल से ज्यादा तकलीफ हो रही है तो शूल के पेशेंट इस अवस्था में एक्यूट कंडीशन में आता है, तो इसीलिए उसकी एक्यूसिटी जो है, जो एक्यूट कंडीशन है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करनी चाहिए। लास्ट के 4 पॉइंट जो हैं दैट इज नॉट देयर फॉर सेकेंड ईयर, लेकिन उन्होंने श्लोक में बताए हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। गुल्म का साध्यत्व के साथ ही गुल्म अध्याय खत्म हो गया। अब हम ज्वर निदान पे चलते हैं। 1 मिनट में मुझे ज्वर निदान सिर्फ रिज्यूम स्लाइड शो न्यू शेयर